ग्रो एक किसान के बेटे ने अपने 3 दोस्तों के साथ जब इस कंपनी की शुरुआत की तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी यह $1 बिलियन एम्पायर में तब्दील हो जाएगा। ना पैसा था ना बिजनेस बैकग्राउंड, सिर्फ एक ड्रीम था उस सिस्टम को बदलने का जो आज भी करोड़ों इंडियंस के लिए समझ से बाहर है। स्टॉक मार्केट आज जहां इंडिया के ज्यादातर स्टार्टअप्स बैंकक्रप्ट होने की कगार पर हैं, वहीं ग्रो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके भी करोड़ों के प्रॉफिट में है। आखिर कैसे? जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले छोटे शहरों में कितने लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते थे? ना के बराबर। लेकिन आज उन्हीं छोटे शहरों के लाखों लोग स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें ग्रो के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे मेट्रो सिटी का कोई यूथ हो या फिर छोटे शहर का कोई वर्किंग प्रोफेशन, गो ने इन्वेस्टिंग को इतना आसान और भरोसेमंद बना दिया है कि आज हर 4 में से एक नया एसआईपी सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से शुरू होता है। और यही वजह है कि आज ज़ीरोधा को पीछे छोड़ ग्रो इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ना कोई बड़ा मार्केटिंग बजट, ना किसी स्लेब का इंडोर्समेंट, बस एक अल्ट्रा सिंपल ऐप और कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी। फिर भी 4 बंदों ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को इतना साइलेंटली डिसरप्ट कैसे कर दिया? आज की वीडियो में हम ग्रो की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी, बिजनेस स्ट्रेटजीज और फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में जानने वाले हैं। ग्रो की कहानी शुरू होती है साल 2016 में। बेंगलुरु के एक छोटे से किराए के फ्लैट में फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉइज अपनी जॉब छोड़कर खुद का एक बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाते हैं। ना कोई बड़ा नेटवर्क था और ना ही कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, लेकिन हाँ, यह चारों अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। ललित केसरे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक मिडिल क्लास किसान परिवार से आते हैं। पढ़ाई में वह हमेशा काफी अच्छे रहे और इसी वजह से उन्हें आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने का मौका मिला। वह हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव करने के बारे में सोचते रहते थे। इसलिए जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उन्होंने एक एजुकेशनल स्टार्टअप एडुफिक्स शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद था जरूरत के हिसाब से पढ़ाई से जुड़ा कंटेंट देना। लेकिन यह कुछ खास सफल नहीं हुआ और 2 साल के भीतर ही इसे बंद करना पड़ा। अब ललित को एहसास हुआ कि उन्हें किसी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ जुड़कर बिजनेस की बारीकियों को समझना होगा और इसीलिए वे फ्लिपकार्ट में एक प्रोडक्ट लीड की पोजीशन पर नौकरी ज्वाइन किए, जहां उन्हें प्रोडक्ट डिजाइन और कंज्यूमर टेक का एक्सपीरियंस मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात फ्लिपकार्ट में ही काम कर रहे 3 और लोगों से भी हुई, जिनके बारे में जानना भी काफी जरूरी है। सबसे पहले हर्ष जैन थे, जो आईआईटी दिल्ली से बीटेक थे और फ्लिपकार्ट में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को संभालते थे। फिर नीरज सिंह थे, जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और सीडक से एडवांस कंप्यूटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किए थे। नीरज फ्लिपकार्ट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और आखिर में थे ईशान बंसल, जो फ्लिपकार्ट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे। वह फाइनेंस और फंड रेजिंग के चैंपियन माने जाते थे। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में तब्दील हुई और फिर यह दोस्ती बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ने लगी और उसके पीछे की खास वजह यह थी कि चारों लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे और समझते थे कि एक साथ मिलकर वो एक मजबूत कंपनी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह हर रोज कुछ नया सीख रहे थे। फिर भी इन चारों के बीच अक्सर इस बात पर चर्चा होती थी कि आखिर करना क्या है, लेकिन वे किसी फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। खैर, ललित चूंकि प्रोडक्ट डिजाइन टीम में थे तो उनका मेजर रोल था यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने का। लेकिन जब भी वह अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे तो उन्हें लगता था कि इसमें काफी झंझट है।
ना इसकी लैंग्वेज समझ आती है, ना प्रॉपर कोई ऐप है, और ऊपर से ब्रोकर्स ने लूट मचा रखी है। एक दिन बातचीत के दौरान ललित ने अपने दोस्तों से कहा कि भाई, इन्वेस्ट करना भी ऑनलाइन शॉपिंग की तरह आसान हो सकता है क्या? रूम में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह तो एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, क्योंकि उस वक्त इंडिया के लगभग 20 करोड़ लोगों के पास पैसे थे। लेकिन मुश्किल से सिर्फ 2 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट करते थे। बस आइडिया क्लिक कर गया और यहीं से शुरुआत हुई ग्रो के विशाल बिजनेस एम्पायर की। अब आप सोच रहे होंगे कि 2016 में यह कोई नया आइडिया तो था नहीं। जीरोधा था। शेर खान, ओस्ट और बड़े बड़े बैंक भी मार्केट में थे। हाँ, ऑप्शंस की कमी तो नहीं थी, लेकिन ग्रो ने जो तरीका अपनाया वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। साल था 2016। एक साइलेंट क्लिक के साथ जी का ऐप पहली बार लाइव हुआ, लेकिन कस्टमर्स के रिस्पांस ने सबको हैरान कर दिया। पहले महीने का टारगेट था 100 यूजर्स का, लेकिन 600 लोग पहले ही महीने ऐप पर आ गए। गो की टीम समझ गई थी कि वह सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो उनके इरादों पर पानी फेर सकते थे। सबसे पहली बात कि एक नई कंपनी पर लोग भरोसा क्यों करें? अब भरोसा तो कोई रातों रात डेवलप हो नहीं जाता, लेकिन ग्रो की टीम ने ट्रांसपेरेंसी एंड यूजर सेंट्रिसिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा। कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, कोई फालतू प्रेशर नहीं, सिर्फ फ्री डीमैट अकाउंट और बिना कमीशन के इन्वेस्टमेंट, और जो भी प्रॉमिस किया वह करके दिया। हालांकि शुरुआत में दिन रात एक करके कस्टमर्स के हर सवाल का जवाब देना पड़ा, लेकिन इसी तरह धीरे धीरे भरोसे की एक नींव रखी गई। दूसरा मेजर चैलेंज था कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सिंपलिसिटी, क्योंकि एक ऐसा सिंपल ऐप बनाना जिसे पहली बार इन्वेस्ट करने वाला भी बिना घबराए इस्तेमाल कर सके, कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि आसान बनाने के चक्कर में सिक्योरिटी और रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन ग्रो के शुरुआती दिनों में इंजीनियर्स और डेवलपर्स की एक छोटी सी टीम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड था। कई बार ऐसा हुआ कि जब अचानक बहुत सारे नए यूजर्स एक साथ प्लेटफॉर्म पर आ गए तो यूजर्स को लॉगिन करने, ट्रांजैक्शन करने या अपना पोर्टफोलियो चेक करने में परेशानी होने लगी, और यहाँ तक कि सर्वर भी क्रैश हुआ, जो कि उनके रिलायबिलिटी के लिए बेहद खतरनाक था। लेकिन ग्रो की टीम ने इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। सबसे पहले गो की टीम ने अपने टेक सिस्टम को अपग्रेड किया। उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म क्लाउड बेस्ड इंफ्रा पर शिफ्ट कर दिया, जिससे लोड बैलेंसिंग आसान हो गया। एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की टीम बनाई गई जो रियल टाइम में सिस्टम को मॉनिटर करती थी, ताकि कोई टेक्निकल दिक्कत आते ही तुरंत सॉल्व किया जा सके। टीम ने सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया कि चाहे फ्यूचर में लाखों यूजर्स एक साथ आ जाए, फिर भी सब कुछ स्मूथली चले। ग्रो की टीम को पता था कि अगर उन्हें इंडिया का सबसे आसान इन्वेस्टिंग ऐप बनाना है तो सबसे पहले सिस्टम को फास्ट, रिलायबल और सुपर स्ट्रांग बनाना होगा, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, और यहीं से उनका यूजर ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक अच्छा आइडिया और स्मार्ट टीम होने से काम नहीं चलता। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, टैलेंटेड इंजीनियर्स और सॉलिड कस्टमर सपोर्ट सेटअप करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, और ग्रो के लिए शुरुआत में यही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। पैसा कहाँ से आएगा? ग्रो जैसे टेक स्टार्टअप को अपने आइडिया को ग्राउंड पर लाने और शुरुआती हर्डल्स पार करने के लिए फंडिंग की बहुत जरूरत होती है। फिर क्या था? ग्रो ने मार्केट से फंड उठाना शुरू किया। शुरुआत हुई साल 2018 में, जब क्यूर फिट के फाउंडर्स मुकेश बंसल और अंकित नागोरी ने उन पर भरोसा जताया और ग्रो में इन्वेस्ट किया। इसके बाद तो जैसे ग्रो के स्टार्स चमकने लगे।
सिको इंडिया, वाई कॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल, वाईसी, कंटिन्यूटी, टाइगर ग्लोबल और प्रोपेल वेंचर पार्टनर्स जैसे बड़े-बड़े वीसीज भी ग्रो में इन्वेस्ट करने लगे। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बड़ी आसानी से होता गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। साल 2016 की नोटबंदी, 2017 में जीएसटी का झटका और फिर 2019 में पूरी दुनिया को रोक देने वाला कोविड। और हाँ, रिलायंस जियो भी तो अपनी फ्री मोबाइल सर्विस लेकर आ चुका था। इन सबका जी की ग्रोथ स्टोरी पर एक जबरदस्त असर पड़ने वाला था। यह पॉजिटिव था या नेगेटिव, हम आगे जानेंगे। दरअसल गो ने अपना ऑपरेशन शुरू किया साल 2017 में, रिलायंस जियो के लॉन्च के बस कुछ ही महीनों के बाद। सबके हाथ में मोबाइल था और पूरे देश बंद। लेकिन ग्रो की सोच बंद नहीं हुई। बाकी लोग जहां सर्वाइवल के बारे में सोच रहे थे, वहीं ग्रो की टीम ने इस क्राइसिस को एक मौके में तब्दील कर दिया। उन्होंने सेफ खेलने की बजाय एक बोल्ड कदम उठाया। सीधा अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की टेरिटरी में घुसने का फैसला किया। यानी अब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, ग्रो ने स्टॉक्स में एंट्री मार दी। लेकिन तरीका यहां भी बिल्कुल अलग। जहां बाकी प्लेटफॉर्म्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगते थे, वहीं ग्रो ने स्टॉक इन्वेस्टिंग को भी उतना ही सिंपल, क्लीन और यूजर फ्रेंडली बना दिया। बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह। देखा जाए तो जीरोधा, अपक्स और एल ब्रोकिंग जैसे ज्यादा अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि आज भी सिर्फ 10% से कम लोग ही कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, ग्रो ने इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, अकाउंट एग्रीगेटर और पेमेंट्स लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है और अपने आप को एक फुल फ्लैज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इन्वेस्टमेंट के अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट्स और लोन्स में भी ग्रो एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर जाए। क्या आप ग्रो के कस्टमर हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका ग्रो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको